So we are going to resume the chapter haloalkane and the haloarenes. In the last class, we have done with the sum of the method of preparation of the your haloalkanes. Now we'll continue with that. तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि सबसे पहले तो हम हैलोजनेशन कर सकते हैं. वी कैन परफॉर्म द हैलोजनेशन रिएक्शन. हैलोजनेशन किसकी करनी है? हैलोजनेशन हाइड्रो, मतलब बेसिकली हम हाइड्रोकार्बन से प्रिपेयर कर रहे थे लास्ट क्लास में. अब हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में क्या आ गया? एल्केन, एल्कीन एंड द एल्काइंस आर देयर इन द हाइड्रोकार्बन. तो एल्केन से बना दिया हमने. एल्केन में आपको डिफरेंट पढ़ाए थे, फ्लोरिनेशन, क्लोरिनेशन, ब्रोमिनेशन, वो आपने हाइड्रोकार्बन चैप्टर में भी पढ़ा. एंड देन इज अ एल्कीन. एल्कीन का भी कर लिया था ना मार्कोनिकॉफ रूल से. यस मैम. यस मैम. देन एल्काइंस का भी कर लिया था. एल्काइंस के केस में भी प्रिपेयर कर सकते हैं. अब इसमें एक होता है हैलोजन प्रिपरेशन, को ही पहले डिस्कस करेंगे. ओके, तो रिगार्डिंग द प्रिपरेशन, तो दिस इज अ रिएक्शन. मैं स्टार लगा देती हूँ. यू कैन कंटिन्यू विद द नंबर. दैट इज द हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन. जो हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है, बेसिकली उसमें एग्जिस्टिंग हैलोजन, अभी आपने देखा भी होगा कि जितने भी हमने रिएक्शंस पढ़े हैं ना, उन सब में क्लोरो और ब्रोमो बहुत ज्यादा अमाउंट में बनता है और ज्यादा फिजिबल है वो रिएक्शन. तो हमें आइडो और फ्लोरो के लिए कुछ सेपरेट से प्रोसेसेस करनी पड़ती हैं. तो जब हमारे पास क्लोरो और ब्रोमो से आइडो या फ्लोरो बनते हैं ना, उन दोनों रिएक्शंस का नाम हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन होता है. इस रिएक्शन को फिंकलस्टेन कहते हैं, जो मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ. उसमें आइडो बनेगा और जहां पे फ्लोरो बनता है उसे स्वार्ट्ज रिएक्शन कहते हैं. ठीक है, ये आपने हाइड्रोकार्बन्स में पढ़ा हुआ है. यस मैम. तो हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन में CH3, CH2 एंड Br प्लस NaI, ये हो गया आपका सोडियम आयोडाइड. अब इसको, इस रिएक्शन को हम प्रेजेंट इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन करते हैं. मैंने बेटा रिएक्शन में ब्रोमो लिया है. यू कैन टेक द क्लोरो ऑल्सो. क्लोरो ब्रोमो दोनों में से कोई भी ले सकते हो. तो जो एसीटोन की प्रेजेंस में रिएक्शन होगा वो बन जाएगा CH3, CH2 एंड Br था ना, तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास I और साथ में आ जाएगा NaBr. तो दिस इज अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ द आयोनिक रिएक्शन. मैकेनिज्म में कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है. कहीं ना कहीं NaBr ज्यादा स्ट्रॉन्ग आयनिक कंपाउंड है, जिसके फॉर्मेशन पे लार्ज अमाउंट ऑफ लैटिस एनर्जी रिलीज होती है. दैट्स वाई उसका फॉर्मेशन हुआ. और बाकी जो आपका कंपाउंड था वो दो आयन, कार्बोकटायन एंड I नेगेटिव, ये कंबाइन हो जाते हैं. तो जो NaCl एंड NaBr इस रिएक्शन में फॉर्म होता है, उसको हम प्रेसिपिटेट कर लेते हैं ड्राई एसीटोन में. ठीक है, मतलब हमारे पास रिएक्शन में ली-चैटरल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग फॉरवर्ड रिएक्शन ही हो जाता है. मैंने लगाया ही नहीं था इस पे रिवर्सिबल का साइन. अगर आप एसीटोन नहीं लिखोगे तो आपको रिवर्सिबल लगाना पड़ेगा, जैसे आपने आयोडीनेशन में भी देखा होगा. अगर आपने एसीटोन लगा दिया, मतलब एसीटोन NaBr के PPT इसमें बन जाएंगे और प्रोडक्ट कम हो जाएगा, तो ली-चैटरल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आपका रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा. ठीक है, तो ये हैलोजनेशन रिएक्शन हो गया. हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन होगा और इससे क्या प्रिपेयर हुआ? आयोडो, इथेन एंड NaBr की जगह पे क्या लगा सकते थे, और NaCl भी बना सकते थे. ठीक है, अब ये वाला जो पर्टिकुलर रिएक्शन है ना, इसका नाम है फिंकलस्टेन. बट हमारे पास तो फ्लोरो भी नहीं बनते हैं, तो फ्लोरो को कैसे बनाया जाए? उसको भी ऐसे ही कर सकते हो. CH3, CH2, Br, इसको ले लो एंड यू कैन टेक दिस इन द प्रेजेंस ऑफ द AgF एंड देन द रिएक्शन वुड बी CH3, CH2F प्लस. मैंने AgF लिया है. बाकी आप सबको पता है कि इसकी जगह पे कोई भी सॉल्ट ले सकते हैं. हमने पढ़ा था इसको हाइड्रोकार्बन में. इसकी जगह पे अगर आप Hg2F2 लेना चाहो तो वो भी ले सकते हो. कोबाल्ट का फ्लोराइड लेना चाहो तो वो भी ले सकते हो. एंटीमनी का फ्लोराइड लेना चाहो तो वो भी ले सकते हो.
ठीक है। और कोई भी फ्लोराइड का जो सॉल्ट है वो आप ले सकते हो, तो फ्लोरो बन जाएगा। एंड अलोंग विद द फ्लोरो यू आर गेटिंग द AgBr, है ना, ये आपको अलग से मिल जाएगा। इसके यू कैन से इसमें भी ज्यादा स्टेबिलिटी इस आयनिक कंपाउंड की है, जिससे आपका रिएक्शन जो है इस फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ जाता है। और ये आपका है स्वार्ज रिएक्शन। अगर आप इसको बोलोगे हैलोजन एक्सचेंज की टर्म में, तो हैलोजन एक्सचेंज दोनों ही है। ठीक है जी, अब हम आ जाते हैं थोड़ा एरोमेटिक को देख लेते हैं, एरोमेटिक कैसे बनते हैं। एरोमेटिक को प्रिपेयर करने के लिए हम सबको पता है कि एरोमेटिक यानी कि बेंजीन, बेंजीन वाले जो कंपाउंड्स हैं वो कैसे रिएक्शन देते हैं बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, पता है ना सबको। Although Yes, the ma'am. benzene is having a double bond and still they are giving us the electrophilic substitution reaction, उसमें addition reaction नहीं होता है। And what is the reason behind that? Why इसमें addition reaction नहीं होता है? मैम क्योंकि वो वो अपनी एक्सेस में stability स्टेबल, करना चाहता। बिल्कुल बिल्कुल, वो एरोमेटिसिटी भी लूज नहीं करना चाहता और उसका डीलोकलाइजेशन उसे स्टेबल बनाता है। तो नेक्स्ट रिएक्शन है फ्रॉम द electrophilic substitution of aromatic hydrocarbons. तो हमने क्या किया, हमने ना एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का एक डेरिवेटिव ले लिया, मतलब टोलुइन ले लिया। ठीक है, तो अगर हम इस रिएक्शन में टोलुइन ले लेते हैं, तो टोलुइन की प्रेजेंस में हैलोजनेशन करें, तो आपने सीखा हुआ है ना कि कैसा इन्फ्लुएंस होता है CH3 का, किस टाइप का ग्रुप है, इसको बोलते हैं डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस। अगर सारी की सारी पोजीशंस वेकेंट है तो आप कहीं पे भी कुछ भी लगा सकते हो, बट इफ कोई ग्रुप वहां पे प्रेजेंट है तो वो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को, अभी से में इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, इसको X+ और X- में स्प्लिट कर लोगे। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका एक इलेक्ट्रोफाइल E+, का यहाँ पे अटैक होगा, और वो कौन सी पोजीशन पे लगेगा, वो कैसे पता लगेगा। जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है बेसिकली क्या होता है ना कि इस पर्टिकुलर कंपाउंड में CH3 का डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस है ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। तो जहां पे CH3 लगा है उसकी ऑर्थो पोजीशन मींस उसकी एडजेसेंट पोजीशन, तो ये दोनों पोजीशन ऑर्थो हैं, आप इनमें से किसी पे भी लगा सकते हो, और ये पोजीशन इसकी पैरा पोजीशन है। तो यहाँ पे मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म होगा जो आपके पास होगा ऑर्थो एंड पैरा। तो दिस इज अ CH3Cl प्लस पैरा पोजीशन पे भी ये आ सकता है, दिस इज अ CH3 एंड द Cl ओवर हियर। तो दिस वन इज अ ऑर्थो क्लोरो, है ना, वैसे तो आप कोई ब्रोमीन भी ले सकते थे यहाँ पे, तो इसको मैं Cl2 कर देती हूँ। तो ऑर्थो क्लोरो toluene is a basic compound, parent one. This is a para chlorotoluene. ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म वगैरह सब आपने पढ़ रखा है, टोलुइन कि कैसे ये अटैक होता है इलेक्ट्रोफाइल, और क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो जाता है। अब क्या होता है ना बेटा, इस रिएक्शन में मेजर एंड माइनर डिसाइड करना होता है, और मेजर एंड माइनर डिसाइड करने के पास हमारे पास एक वो छोटा सा रूल है, एंड व्हाट इज दैट रूल, दैट बोलो मैम सेटजेफ रूल। सिरजेफ एल्कीन्स में लगेगा बेटे, बेंजीन में नहीं लगता है। सिरजेफ नहीं लगेगा यहाँ पे ये रूल लगेगा कि अगर आपका जो कंपाउंड या जो कंपाउंड है उसमें ऑर्थो पोजीशन पे जो ग्रुप आया है, अगर वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना पाता है, तो एज अ रिजल्ट ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग बॉन्ड बनता है तो कुछ एनर्जी रिलीज होती है, तो वो कंपाउंड स्टेबल होता है, तो वो मेजर प्रोडक्ट होगा। अगर वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती तो बाकी सारे केसेस में पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट होगा। अब सब बच्चे जानते हैं कि यहाँ पे CH3 और Cl में तो कभी भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो ही नहीं सकती, तो यहाँ पे पैरा इज अ मेजर प्रोडक्ट एंड द ऑर्थो इज अ माइनर प्रोडक्ट। दूसरी बात, अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि मैम आपने हेलोएरीन तो बनाया नहीं है, ये तो टोलुइन के डेरिवेटिव हैं। बिल्कुल हेलोएरीन भी बन सकता है, हेलोएरीन और आसान है।
अगर आपको बेंजीन के ऊपर कुछ भी नहीं लेना है, प्योर हाइड्रोकार्बन लेना है, ये अभी तक हमने हाइड्रोकार्बन वाला मेथड ही पढ़ा है, या जो हमने बना लिए हैं, देखो जो सीक्वेंस चलता है ना वो ऑर्गेनिक सीक्वेंस में है आपकी। जैसे आपको अल्काइल हैलाइड बनाना है ना, तो इससे पहले आपने ऑर्गेनिक में 11th में लास्ट में पढ़ा है हाइड्रोकार्बन, तो वो हाइड्रोकार्बन से बनेगा, ठीक है। उसके बाद हेलोजन एक्सचेंज में जो क्लोरोब्रोमो बन गए उससे आप एक्सचेंज कर सकते हो हाइड्रोफ्लोरो। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट चैप्टर एल्डिहाइड की एल्कोहल आएगा, वो एल्कोहल बनेगा एल्काइल हैलाइड से। फिर जो आपके पास कीटोन एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक आएंगे उनमें एराइल हैलाइड, मतलब आगे 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 जाके थोड़ा सा बढ़ता जाएगा। हाइड्रोकार्बन आरएक्स और आरओएच इन सबको यूज करके रिएक्शन करना होगा। तो अगर बेंजीन लेते हो तो इसका भी हेलोजनेशन हो सकता है, सबने पता है, सबको पता है ये बात। ये रिएक्शन को क्या बोलते हैं, जब एनहाइड्रस FeCl3 के साथ इसको ट्रीट करते हैं क्लोरीन को, तो दिस इज कॉल्ड एज अ क्लोरीनेशन ना, पढ़ा था हमने हाइड्रोकार्बन में। तो Cl लग जाएगा यहाँ पे और HCl आ जाएगा। तो ये रिएक्शन भी हो सकता है डायरेक्ट हैलोजनेशन इसमें, बट एनहाइड्रस FeCl3 डालना पड़ेगा। बट क्या होता है ना, अब ये जो है ये रिएक्शन उसके कंपैरिजन में फास्ट है ऊपर वाला, इसलिए हम ऊपर वाले को ज्यादा पढ़ते हैं। क्यों? ये जो रिएक्शन किया है हमने, इसमें ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करता है बेंजीन रिंग पे। तो जितने भी ग्रुप बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नहीं तो बेंजीन को तो देखो रिएक्ट करने की जरूरत ही नहीं है ना, तो बेंजीन तो बहुत कम रिएक्ट करता है। अब इसकी भी रिएक्टिविटी सिर्फ एनहाइड्रस फेरिक्लोराइड के कारण है कि इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, अदरवाइज सिंपल Cl2 डालो तो नहीं होगा रिएक्शन। तो यहाँ पे ये इसका क्या करता है, अटैक प्रमोट करता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, प्लस Hc से भी करता है और प्लस I से भी करता है। तो इसलिए हम इस रिएक्शन को पहले लिख दिया मैंने, बना तुम इससे भी सकते हो। तो इस तरीके से हमने एरोमेटिक को भी प्रिपेयर कर लिया। नाउ आगे कैसे बना सकते हैं, एक और मेथड है जिसमें फिर से मैं कुछ डेरिवेटिव लूंगी। देखो एनिलीन, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड एज अ एनिलीन, ठीक है। और रिएक्शन का पहला जो प्रोसेस है इसका नाम है डाईएजोटाइजेशन। डाईएजोटाइजेशन में होता है फॉर्मेशन ऑफ BDC। This is a reaction for the formation of BDC. BDC here is called as a benzene diazonium chloride. This is called as a benzene diazonium chloride, ठीक है। तो पहले ये रिएक्शन है, उसके बाद पढ़ेंगे सैंडमेयर एंड गटरमैन इसमें। तो जो आपके पास एनिलीन फॉर्म हुआ ना, एनिलीन में आपने डाल दिया NaNO2 और HX, ठीक है। और इसमें रखी जाती हैं आइस कोल्ड कंडीशंस, आइस कोल्ड कंडीशंस। तो आइस कोल्ड कंडीशन मींस 273 डिग्री से लेके 278 केल्विन। अब 273 डिग्री 273 केल्विन है तो माइनस ऑफ 273 कर दो तो ये आ जाएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। तो ये आइस कोल्ड कंडीशंस हो गई। तो जब इसकी प्रेजेंस में इसको रिएक्ट किया जाता है तो आपके पास बनता है BDC। अब BDC है बेंजीन के ऊपर N2 प्लस और साथ में X नेगेटिव, ये है बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। जब भी आपके पास नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा ना, ये ऐसे है देखो, इस वाले नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड यहाँ से, एक यहाँ से, तो ये प्लस हो जाएगा। इस वाले नाइट्रोजन के पास एक लॉन पेयर ही है तो इस पे कोई चार्ज नहीं है, तो इस प्लस को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक सॉल्ट बन जाता है, दैट इज X नेगेटिव, क्योंकि वो सिस्टम में ही होता है। तो इस तरह से ये कंपाउंड बनता है। बाकी तो आपको पता ही है कि जब भी किसी रिएक्शन में प्रेजेंट होता है आपका ऐसा कोई ग्रुप जिससे कोई गैस रिलीज होने की प्रोबेबिलिटी बनती है, तो स्पॉन्टेनिटी रिएक्शन की बढ़ जाती है, क्योंकि एंट्रोपी बढ़ जाती है तो वो रिलीज हो जाएगी। तो BDC एक अनस्टेबल कंपाउंड है, बट बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में हम ये इस डाइएजोटाइजेशन में BDC बना लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इससे आगे कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, इसके बाद है हमारा सैंडमेयर रिएक्शन। In the Sandmeyer reaction, what you people can do, there is the BDC you are using, जो आपके पास बन गया प्लस माइनस। जब किसी रिएक्शन में ऐसा हो ना
कि प्लस भी है और माइनस है, न्यूट्रल हो रहा है, तो आपको प्लस माइनस छोड़ भी सकते हो लिखना, ठीक है। इसको आपने ट्रीट किया कॉपर +1 के सॉल्ट के साथ, जिस तरह का आपको बनाना है, ठीक है। तो Cu2X2 ले लेती हूँ मैं यहाँ पे, क्लोरीन भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। तो जो आपने X लिया है तो वो यहाँ पे अटैच हो जाएगा और बाकी रिएक्शन में से बाई प्रोडक्ट निकल जाएगी गैस। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। N2 जो है इसमें डेल्टा एस इंक्रीज हो जाता है, डेल्टा एस इंक्रीज हो जाता है, स्पॉन्टेनिटी बढ़ जाती है क्योंकि गैशियस प्रोडक्ट बाहर निकलता है। तो ये कॉपर +1 का सॉल्ट है, क्योंकि ये +1 है, ये -1 है, तभी तो +2 -2 हो जाएगा ना, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आपके पास बन गया हेलो बेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन दोनों बना सकते हो। तो दिस इज द रिएक्शन विच इज कॉल्ड एज अ सैंडमेयर रिएक्शन, ठीक है। अब इसमें आप आयोडो भी बना सकते हो, बट थोड़ा सा इसमें KI का यूज करना पड़ेगा, कॉपर के सॉल्ट से नहीं बनेगा। मतलब N2X ले लिया इसमें, प्लस एन माइनस। अब आप क्या करोगे, इसमें KI का यूज कर लोगे। जब आप इसमें KI यूज करोगे तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे आयोडीन प्लस नाइट्रोजन गैस अगेन। तो दिस इज अ प्रोडक्ट। तो ये है आपका सैंडमेयर रिएक्शन। एक है इसमें गटरमैन रिएक्शन। गटरमैन रिएक्शन में क्या चेंज है बताओ? मैम इसमें कॉपर पाउडर ले लेते हैं। बस इसमें थोड़ा सा चेंज है कि जहाँ पे आपने कॉपर का सॉल्ट लिया है ना, वहां पे कॉपर पाउडर ले लेना है। N2+Cl नेगेटिव है, इसमें तुमने कॉपर का पाउडर ले लिया, तो आपके पास क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा ऐसे ही, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज अ क्लोरोबेंजीन। दिस इज योर गटरमैन रिएक्शन। ओके, तो ये तो हो गया आपका सैंडमेयर एंड गटरमैन रिएक्शन। क्या आप इस पर्टिकुलर रिएक्शन से कुछ और भी बना सकते हो? व्हाट द एल्स थिंग यू कैन प्रिपेयर फ्रॉम दिस रिएक्शन? कुछ और भी बन सकता है इससे? मैम ब्रोमोबेंजीन। हाँ, ब्रोमो तो बन जाएगा, क्लोरो भी बन जाएगा, ब्रोमो भी बन जाएगा, आइडो भी बना लिया। दिस इज ऑल अबाउट। अच्छा, मैंने सिंपल, बोलिए। मैम फ्लोरोबेंजीन। फ्लोरोबेंजीन भी बनेगा, बट फ्लोरोबेंजीन के लिए रिएजेंट अलग होगा, बिल्कुल बन सकता है। अच्छा, अगर मैं इसको वार्म कर दूं सिंपली, है ना, इसको यस मैम। वार्म कर दिया जाए या इसमें वाटर डाल दिया जाए, तो व्हाट वुड बी द कंपाउंड फॉर्म्ड? मैम गरम, फिनोल। वेरी गुड, गुड। इससे फिनॉल भी बनता है, और वो जब आप फिनॉल्स पढ़ोगे तो उसमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन आएगा। यस मैम। अच्छा, तो ये तो हो गया आपका क्वेश्चन जिसमें आपके डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट आप लोगों ने बना लिए। अब मैं आपको थोड़े से क्वेश्चन करा के ना इसके सीधी कन्वर्जेंस पे ले आऊंगी, क्योंकि देखो ऐसा तो कोई नहीं एग्जामिनर बोलेगा ना कि इसके सारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिख दो, तो हमें इसके रूट आने चाहिए। तो पहले कन्वर्जेंस पे लेके आऊंगी और नेक्स्ट में इसके क्वेश्चंस पे ले आऊंगी। दिस वुड बी द वे ऑफ टीचिंग ऑर्गेनिक, क्योंकि पहले बेसिक सीख लो, उसके बाद क्वेश्चन ही सॉल्व करोगे तो इसका क्वेश्चन लगेगा नहीं। क्योंकि जैसे आप एल्केन में रिएक्शन लिखते हो ना, CH3CH2 ऐसे डाल के लिखते हो, एग्जामिनर कंफ्यूज कर देता है कि एग्जामिनर क्या करता है ना, वहां पे साइक्लोपेंटेन ऐसे रिंग दे देता है। तो मतलब बिल्कुल एज इट इज NCERT वाली चीजें नहीं मिलेंगी आपको, या जो हम जर्नल में रिएक्शन पढ़ते हैं वैसा नहीं मिलेगा। ओके, तो ये कुछ मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गए इसके रिगार्डिंग द फिजिकल प्रॉपर्टीज। If we talk about the physical properties of the haloalkane and the haloarenes, तो what do you think? अगर अभी तक हमने हाइड्रोकार्बन पढ़ा है, हाइड्रोकार्बन के कंपैरिजन में इनमें कौन सी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है? जो हाइड्रोकार्बन था ये था ना, दिस इज अ RH, दिस इज अ हाइड्रोकार्बन। कैसी फोर्सेस थी इसमें? वंडर वीक वंडरवॉल फोर्सेस। है ना, इसमें थी वीक वंडरवॉल फोर्सेस। And what are the forces present in this case? जहाँ पे RX ले लिया, that is a partial negative and the partial positive. तो ये क्या forces हैं?
ये तो आयनिक है ना। इसमें कौन सा कैरेक्टर डेवलप हो गया, आयनिक कैरेक्टर डेवलप हो गया। तो फोर्सेस के ही पर्सपेक्टिव से आपको इतना तो समझ में आ रहा होगा कि जो मेल्टिंग पॉइंट एंड द बॉइलिंग पॉइंट है, melting and the boiling point would be the higher in the case of alkyl and aryl halide। alkyl और aryl halides के केस में melting and boiling point ज्यादा होते हैं। उसका रीजन है कि इसमें आयनिक कैरेक्टर है, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शंस हैं, या आप इसको बोल सकते हो कि दिस कंपाउंड इज अ नॉन पोलर एंड दीज कंपाउंड्स आर पोलर। ठीक है, तो इसलिए इसमें ज्यादा होते हैं इन कंपैरिजन टू द पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन। बाकी इसमें डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शंस भी होंगी जब जुड़ेंगे ऑब्वियसली। अच्छा, अब बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का थोड़ा सा डिफरेंस होता है, दैट वी हैड ऑलरेडी डन इन द केस ऑफ द हाइड्रोकार्बन। बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं ना, वो डिपेंड करते हैं आपके सरफेस एरिया पे, है ना। या इसको और भी एक स्टेप लिख सकते हो, पहले तो मैग्नीट्यूड ऑफ द वन डर वाल फोर्सेस पे डिपेंड करते हैं, फिर सरफेस एरिया पे डिपेंड करते हैं, है ना। तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे सरफेस एरिया के। तो जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतना आपका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, और डिक्रीजेस विद द ब्रांचिंग हो जाएगा, है ना। यस मैम। डिक्रीजेस विद द ब्रांचिंग, जैसे जैसे ब्रांचिंग होगी वैसे वैसे ये कम हो जाएगा। लेट्स चेक इट आउट। जैसे मैं कंपाउंड दे दूं कुछ आपको जहाँ पे ब्रांचिंग हो सकती है, सबसे पहले तो इसमें ब्यूटेन ही है, उससे पहले तो ब्रांचिंग हो ही नहीं सकती। तो ये हो गया 4 कार्बन वाला, ये एन है ना, एन ब्यूटेन है। उसके बाद हमने क्या किया, हमने इसका एक पोजीशन आइसोमर ले लिया, CH Br एंड CH3 ये ले लिया, और फिर उसके पास CH3 एंड Br ये ले लिया। अब देखो है तो सब में ऑलमोस्ट सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम है, एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम है, सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, सेम नंबर ऑफ हैलोजन है, बट इसमें क्या है, स्टेट चेन है, इसमें ब्रांचिंग है, इसमें और ज्यादा ब्रांचिंग है। तो क्या होगा कि अगर हम इसमें बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड लगाएं तो बॉइलिंग पॉइंट इसका सबसे ज्यादा होगा और इसका सबसे कम होगा। ठीक है ना, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस with the increase in the surface area। तो ये बिल्कुल हाइड्रोकार्बन से ही जाएगा, बट अगर आपको हाइड्रोकार्बन से कंपेयर करना है तो ये बॉइलिंग पॉइंट जो है वो अगर आपको सिंपल आपस में ही कंपेयर करना है ना, तो आप ब्रांचिंग देखोगे उसमें, और यू कैन से पोलैरिटी भी चेक करोगे कि CF है, CCl है, CBr है, CI है। बट अगर आपको हाइड्रोकार्बन से कंपेयर करना है तो वो तो फिर श्योर ही है कि ये ऐसे होता है। अच्छा, और अगर मैं आपको ऐसा पूछ लूं कि इसमें, चलो वो डाइपोल मूवमेंट वाले क्वेश्चन में करवाऊंगी फिलहाल। हिंड्रेस का भी फैक्टर आएगा, कौन सा फैक्टर? स्टेरिक हिंड्रेस का। स्टेरिक हिंड्रेंस का फैक्टर? यस मैम। बेटा एक्चुअली में क्या होता है ना, स्टेरिक हिंड्रेंस का फैक्टर तब हम कंसीडर करते हैं जब हमारे पास किसी अटैकिंग रिएजेंट ने आना होता है। यस मैम। मतलब अगर बाहर से किसी को रिएक्ट करने आना है तो वो किस साइड से अटैक करेगा, तब स्टेरिक हिंड्रेंस लेते हैं। ये तो आपके कंपाउंड है ना, इनमें तो हमने बस ये देखना है कि जब ये कंपाउंड एग्जिस्ट कर रहा था तो इसको बॉयल करना आसान था या बॉयल करना मुश्किल था। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कि कोई इस पे अटैक कर रहा है तो वो स्टेरिकली हिंडर्ड था या कैसा होगा वैसा होगा। बाकी इसमें ये कॉम्पैक्ट फॉर्म बन जाती है, ठीक है, और बहुत जितना ज्यादा कॉम्पैक्ट फॉर्म बन जाएगा उतना कम सरफेस एरिया होगा, उतनी कम मैग्नीट्यूड ऑफ दिस होंगी। इसमें कोई ऐसा स्टेरिक हिंड्रेंस वाला पॉइंट नहीं लेना है। मैंने कौन सा बीच में कोई बेंजीन रिंग लगा दिया है, ठीक है ना, वैसा ही चेन है। हाँ, अगर यहाँ पे कोई और अटैकिंग रिएजेंट आके Br पे अटैक करेगा तो डेफिनेटली इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कभी भी नहीं होगा, मतलब कोई और न्यूक्लियोफाइल नहीं आ सकता। ऑब्वियसली यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन ही होगा, 3 डिग्री है ना, मतलब वहां पे फिर एल्कीन प्रोडक्टिव फॉर्म होगा। बॉइलिंग पॉइंट में ऐसा कोई वो नहीं लेना है आपको, और ये इंक्लूड भी नहीं करना है, ऐसे आउट ऑफ ट्रैक जाओगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। यस मैम। चलो सेकंड वाला हाँ जी बोलिए। मैम अगर सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करेगा। हाँ जी। मैम अपने साइन नहीं आ थोड़े ओहो, मेरे उल्टे ख्याल से डाले। मैंने साइन उल्टा डाल दिया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
यही तो कर रहे हैं हम इतनी देर से। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, ब्रांचिंग लिखना था मुझे, मैंने सरफेस एरिया लिख दिया ना, फिर उसके हिसाब से इंक्रीज आएगा। अगर डिक्रीज लिखना है तो फिर आपको ब्रांचिंग लिखना पड़ेगा। बिल्कुल जी। सेकेंड नंबर में यही क्वेश्चन है हेलो एरीन्स में कर लेते हैं, और हेलो एरीन्स में देखते हैं क्या होता है। देखो हेलो एरीन्स में मान लो मैं ले लूं डाइक्लोरो, ये क्वेश्चन आ भी चुका है, इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और इनका डाटा बहुत सिर्फ डाटा से एक्सप्लेन होते हैं ये क्वेश्चन। यू हैव टू सेट योर you can say explanation with respect to the data only. So here is a Cl and here is a Cl and one is a para. मैंने ना डाइक्लोरो डेरिवेटिव्स लिए हैं बेंजीन के। अब यहाँ पे अच्छा मेल्टिंग पॉइंट जो है, मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है मोड ऑफ द पैकिंग पे। तो जितना कोई कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, सरफेस एरिया के हिसाब से नहीं देखना है मेल्टिंग पॉइंट को। बॉइलिंग पॉइंट में तो हमने इसको बोल दिया इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है, पर मेल्टिंग पॉइंट में जितनी कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होगी वो ज्यादा अच्छा फिट होगा अपने क्रिस्टल लैटिस पे। जितना ज्यादा अच्छा क्रिस्टल लैटिस पे फिट होगा उतना ज्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा। अब जैसे ये कंपाउंड है 3, इफ यू हैव टू टॉक अबाउट द बॉइलिंग पॉइंट, है ना, इनके बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करना है, तो बॉइलिंग पॉइंट कैसे रहेगा? हाँ जी, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, किसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, हाउ यू आर गोइंग टू चेक? इसमें कैसे देखेंगे? पहली बात तो बहुत ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है, ठीक है, बट फिर भी ऐसे क्वेश्चन नीट में भी डाल देता है क्योंकि ये आपके डाटा बेस्ड क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। बट अब मैं आपको डाटा लिख देती हूँ, देन विल एक्सप्लेन। बॉइलिंग पॉइंट इसका होता है 453, इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 446 और इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 448। तो इतना तो आपने देख लिया होगा कि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ऑलमोस्ट सेम है। और इन सब में से किसका बॉइलिंग पॉइंट यू कैन से सबसे ज्यादा है? दैट इज योर ऑर्थो आइसोमर, है ना, ऑर्थो आइसोमर का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। और मिनी, वैसे तो बाकी दोनों के सेम ही है, बट फिर भी मिनिमम आइस इसका है। व्हाट इज द सजेस्टेड आंसर? व्हाई इट इज सो? ऐसा क्यों हुआ होगा कि इसको बॉईल करने पे यू कैन से ज्यादा बॉईल करना पड़ता है, ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है, लेट बॉइलिंग होती है इसकी? मैम क्योंकि वो ऑर्थो एंड पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होती है तो वो वहां जाना ज्यादा प्रेफर करेगा, ये सिमेट्रिकल होगा इसके लिए। और मैम वी कैन से दैट बोलो सिमेट्री बोलो। लीड्स टू स्टेबिलिटी। जब सिमेट्री में होगा तो बॉइलिंग पॉइंट उसका मेल्टिंग पॉइंट उसका ज्यादा हो जाएगा क्योंकि वो अपनी क्रिस्टलाइटिस में पूरा अभी तो फिट मैं जो बात कर रही हूँ ना, मैं बॉइलिंग पॉइंट पे बात कर रही हूँ, मेल्टिंग पॉइंट डाटा मैं बाद में लिखूंगी, अभी बॉइलिंग पॉइंट की एक्सप्लेनेशन देनी है। अभी मेल्टिंग पॉइंट पे किसी ने नहीं बोलना, बॉइलिंग पॉइंट पे बोलिए। यस से, हाँ सही है, सही बोल रहे थे आप, बोलिए। यस मैम, मतलब सिमेट्री, अगर सिमेट्री हो जाएगी तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। हाँ, पर यहाँ पे तो अगर हम कंपेयर करके देखें, ऑर्थो का सबसे ज्यादा है, सिमेट्रिकल तो सबसे ज्यादा स्ट्रक्चर पैरा है, दिस इज हाईली सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। इन दोनों में चलो आप ये एक्सप्लेनेशन चला सकते हो, वैसे तो ऑलमोस्ट इन दोनों का सेम है, बट फिर भी इसका ज्यादा है बॉइलिंग पॉइंट क्योंकि उसके केस में कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग फोर्सेस आ रही होंगी। बट ऑर्थो वाले का सबसे ज्यादा क्यों है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? why the ortho is you can say having too much boiling point? What can be the suggested reason? देखो बॉइलिंग पॉइंट का जब भी आपको आंसर देना है ना, तो आपको आंसर देना है इसका मैग्नीट्यूड ऑफ द वंडरवॉल फोर्सेस से या मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेस से, ठीक है। और जब भी आपको आंसर देना है मेल्टिंग पॉइंट का, तो उस केस में आपको आंसर देना है पैकिंग से, इसका पैकिंग से आंसर नहीं देना। अब आपने देखा होगा डाइपोल मोमेंट के बारे में तो थोड़ा बहुत जानते ही है ना, सब बच्चे सब बहुत अच्छे से जानते हैं, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ रखा है। जब हम इन दो इसका डाइपोल मोमेंट वेक्टर बनाएंगे तो किस डायरेक्शन में बनेगा? क्लोरीन की डायरेक्शन में बनेगा या कार्बन की डायरेक्शन में आएगा एरो? क्लोरीन की डायरेक्शन। ऐसे ना? यस मैम। और इसका ऐसे बनेगा।
इसका डाइपोल मोमेंट वेक्टर ऐसे बनेगा, इसका डाइपोल मोमेंट वेक्टर ऐसे बनेगा, इसका डाइपोल मोमेंट वेक्टर ऐसे बनेगा, इसका डाइपोल मोमेंट वेक्टर ऐसे बनेगा। ठीक है, मैं इसको कुछ ऐसे भी बना सकती हूँ। यस, इसको Yes, ma'am. कुछ ऐसे भी बना सकती हूँ, और इसको तो एग्जैक्टली ऐसे ही बना सकती हूँ। तो अगर फोर्सेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जो थर्ड स्ट्रक्चर है ना, क्योंकि अब मैं इसमें ये तो बोल नहीं सकती ये नॉन पोलर है, तो पोलर तो है। अब पोलर तो CCl बॉन्ड ही है ना, तो जब एक की जगह दो बॉन्ड पोलर होते हैं तो वहां पे आपको एक फॉर्मूला याद है, μ1² + μ2² + 2 μ1 μ2 cos ऑफ थीटा अंडर द रूट। कैलकुलेट करते हो ना ऐसे? यस, अरे आप फिजिक्स में भी तो कैलकुलेट करते ही होगे ना, रिजल्टेंट में निकालते दो लाइंस का ट्राइंगल ये वो लगा के। तो Yes, यहाँ ma'am. पे भी ये दो जब आपके पास एक ही होता अगर तो CCl CBr CI CF से क्वेश्चन हो जाता कि किसमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस है। अब इसका क्वेश्चन CCl CCI CBr से तो नहीं हो रहा। अब यहाँ पे दो हैं और उनके बीच में कुछ एंगल भी है। ठीक है, तो अगर इसका डाइपोल मोमेंट कुछ μ1 रहा है, इसका डाइपोल मोमेंट कुछ μ2 रहा है, तो हम तो आंसर नेट म्यू से ही निकालेंगे ना। और नेट म्यू किसके बराबर होगा, μ1² + μ2² + 2 μ1 into μ2 into cos of the angle between them. Yes or no? Yes, ma'am. This is how you will go. अब जब तो होता है ये पैरा पोजीशन पे, तो पैरा पोजीशन पे तो ऑलमोस्ट ये एक दूसरे का इफेक्ट, फिर तो लॉ ये भी लगाने की जरूरत नहीं है ना। ये दोनों वेक्टर एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसल आउट कर देंगे, या एक दूसरे पे 180 डिग्री एंगल होगा तो इसका तो नेट रिजल्टेंट फोर्स बहुत कम आ रहा है। ठीक है, और इनका दोनों तो अप्रोक्सीमेटली सेम ही बोल सकते हो, है ना। बट ऑर्थो वाले केस में क्या होता है ना, ऑर्थो वाले केस में म्यू की वैल्यू बहुत ज्यादा आती है। ठीक है, मतलब कैंसलेशन फैक्टर इतना ज्यादा नहीं होता जितना मेटा और इसमें हो जाता है। तो आप बोल सकते हो कि दिस स्ट्रक्चर इज हैविंग द मोर पोलैरिटी, this structure is having the more mu, there is a very less cancellation of the dipole moment of the two। ठीक है, इन दोनों के डाइपोल मोमेंट की बहुत कम कैंसलेशन है। आप देखो ना, जैसे जैसे ये लाइन इसके 180 तक जाना शुरू हो जाएगी तब इसका जो आंसर है कम होना शुरू हो जाएगा, कैंसल होना शुरू हो जाएगा, तो ये नॉन पोलर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब इसमें तो ये बिल्कुल भी कैंसिल नहीं हो रहा है, तो इसलिए इसकी डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू बहुत ज्यादा है। मतलब इसमें जो फोर्सेस हैं वो फोर्सेस स्ट्रांग रहेंगी, जो ये है इसमें फोर्सेस बिल्कुल कैंसिल आउट हो जाएंगी। बट फिर भी इसका डाइपोल मूवमेंट इससे कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज्यादा आता है। ठीक है, इसको अप्रोक्सीमेटली सेम ही लिखा होता है हर जगह, मतलब इतना कोई बहुत ज्यादा ऐसा नहीं पूछता है कि हाँ इसमें से किसका ज्यादा है या क्यों। हाँ, इसमें क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि इसके कंपैरिजन में इसका ज्यादा है। ठीक है, तो इस तरह से इसका क्वेश्चन करना, इसमें आप उसकी बात नहीं कर सकते हो कि पैकिंग कैसी है। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. तो अगर मैं, बोलिए जी बोलिए, यू आर सेइंग एनीथिंग? नो मैम। अगर मैं इसका मेल्टिंग पॉइंट का डाटा लिखूं ना तो ये 256 है। अब आप जो बात कर रहे हो वो सही है, ये 249 है, 323 है। देखो ये एज पर यू एक्सप्लेनेशन है ना। ये वाला सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, ये सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, तो इसका सबसे ज्यादा हाई एमपी है। अब इन दोनों में कैसे डिसाइड करेंगे, इन दोनों को ना तुम ऐसे समझ लो। मान लो तुम्हारे पास कोई एक स्ट्रक्चर है 2D, जैसे मेरा हैंड है ऐसे, ठीक है ना। इस स्ट्रक्चर में डिस्टॉर्शन करने के लिए दो ग्रुप लगे हुए हैं। तो अब ये स्ट्रक्चर तो सिमेट्रिकल थी, हेक्सागन 2D है क्योंकि इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। अब जहां पे दो बड़े बड़े Cl लगे हुए हैं ना, उनको तुम दो कान समझ के ऐसे पकड़ लो तो बाकी स्ट्रक्चर बिल्कुल सारी सिमेट्रिकल है। बट इसमें किसी भी साइड से ये बराबर बराबर डिवाइड नहीं हो रही है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? Yes, ma'am. मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि इसको हम इक्वली डिवाइड कर सकते हैं। इसमें तो ये तो सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल है। इसको अगर ज्यादा से ज्यादा डिस्टॉर्शन आएगा, आप करते हो ना, अब मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूं। मान लो आप कोई टॉय वाले बॉक्स में टॉय पैक कर रहे हो, कोई ऐसा टॉय है जिसके दो कान निकले हुए हैं, आपने क्या किया, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा, उसको चलो ऊपर कर दिया दोनों को पकड़ के, पर बाकी सारा तो अंदर फिट हो गया ना। Yes, ठीक है ना। ma'am. अब इस स्ट्रक्चर में क्या होता है, ना तो तुम यहाँ से पकड़ के कर सकते हो क्योंकि ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ना तुम यहाँ से पकड़ के कर सकते हो, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ना ये मतलब इतने आसपास है या सिमेट्रिकली है।
तो इसलिए पैकिंग के अकॉर्डिंग देखा जाए तो पैरा सबसे अच्छी पैकिंग देता है, उसके बाद ये देता है, और ये सबसे घटिया पैकिंग देता है, इसलिए जब सबसे जल्दी मेल्ट हो जाता है। तो इसको 100% पैकिंग के बेस पे कर सकते हो, और इसमें आप म्यू रिजल्टेंट की वैल्यू पे दे सकते हो कि ये सबसे ज्यादा पोलर आता है, और ये जो है ये इन दोनों का अप्रोक्सीमेटली सेम आता है। ठीक है, यस मैम। चलो ये हो गई आपकी प्रॉपर्टीज। अब इसमें ना एक और एक्सेप्शन है, मुझे एक्सेप्शन तो नहीं बोलना चाहिए, वैसे तो अंडरस्टैंडेबल है। वो बात क्या है कि जैसे हम एक रूल पढ़ते हैं ना, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, जो Yes, ma'am. पोलर होगा वो पोलर डिसॉल्व कर लेगा खुद में, और नॉन पोलर में खुलेगा। अब एल्कीन के बारे में क्या विचार है, पोलर है कि नॉन पोलर है? ऑब्वियसली भाई पोलर है, इतना तो ज्ञान दिया है अभी। तो पोलर है, बट फिर भी ये है स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में बहुत कम सॉल्युबल है। और उसका रीजन क्या है, व्हाई दे आर लेस सॉल्युबल इन द वाटर, व्हाट इज द रीजन? हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाते वाटर के साथ। चलो ठीक है, वो भी एक रीजन है, वो भी एक पॉइंट बोल सकते हैं। पर इसमें देखो बेसिक कॉन्सेप्ट लैटिस एनर्जी का और हाइड्रेशन एनर्जी का है, जो आप बेसिकली कंसिडर करते हो सॉल्युबिलिटी के लिए कि कोई कंपाउंड सॉल्युबल होगा या नहीं होगा। इसका डायरेक्ट आंसर ये है कि अगर मान लो तुम CX को पानी में डिसॉल्व कर रहे हो, तो CX को पानी में डिसॉल्व करके तुम क्या करोगे, C को X के साथ हटा के OH लगाओगे ना, OH मतलब C और O का बॉन्ड बनाओगे ना, यहाँ पे ये फोर्सेस होंगी। यस मैम। अब होता क्या है ना कि ये जो CX बॉन्ड है, अब CX बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। अगर कभी किसी भी आयनिक कंपाउंड के पानी में डालने से जो वाटर के साथ उसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, या वाटर के साथ उसका डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है, उससे जो एनर्जी रिलीज होती है जिसको हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं, अगर तो वो ज्यादा है इस इतनी एनर्जी से जो इसके बॉन्ड को ब्रेकअप करने में यूज हो, तो वो कंपाउंड डिसॉल्व होता है, अदरवाइज वो डिसॉल्व नहीं होता। आयनिक कंपाउंड भी 100% वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं। अब है तो आपका AgCl भी आयनिक कंपाउंड है, पर हर बच्चा जानता है केमिस्ट्री जो पढ़ता है कि AgCl का सॉल्ट सारा नीचे बैठ जाता है पानी में, PPT बन जाते हैं। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है लेटिस एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी का। तो सॉल्युबिलिटी का जैसे ये रूल ट्रू है ना कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक, वैसे भी ये बात ट्रू है कि जो आपका हाइड्रेशन एनर्जी है, अगर आपका हाइड्रेशन एनर्जी ग्रेटर देन होगा लेटिस एनर्जी से, तो आपका कंपाउंड पानी में डिसॉल्व होगा। अगर आपका हाइड्रेशन एनर्जी लेटिस एनर्जी से कम है तो वो कंपाउंड पानी में डिसॉल्व नहीं होगा। ये तो है इसका सही आंसर, टेक्निकल जवाब। बाकी अगर आप इसको मतलब एज अ पॉइंट ऑफ CBSE या कहानी बना के लिखना चाहते हो, तो कहानी इसकी ये है कि CX है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ये है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, more strong, more forces of attraction। तो जब आपके पास इसके कंपैरिजन में CO बॉन्ड फॉर्म होता है, OH बॉन्ड फॉर्म होता है, तो उस डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होती है, वो वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। और कंपैरेटिवली इसके क्या है, वीक बॉन्ड है। आप इसको तो ऐसे ही जज कर लो ना, CX और COH के और दूसरी बात है कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी नहीं होती है ना। या एक बात और बोल सकते हो कि पानी खुद की हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा स्टेबल है उसकी, जब वाटर वाटर में बनी हुई है, जो उसके कंपैरिजन में जो C के साथ बनाएगा, CX के साथ बनाएगा। तो इसलिए इसका रीजन पेपर में नॉट सोल्यूबल देना है, सोल्यूबल नहीं देना है। ठीक है, नॉट सोल्यूबल मतलब स्लाइटली सोल्यूबल। तो बेसिक रीजन इसका ये है कि इसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है और लेटेस्ट एनर्जी हाइड्रेशन, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था ना, ये है सॉल्युबिलिटी के लिए, इसके साथ ही कर देती हूँ। बट फॉर RX हाइड्रेशन एनर्जी इज लेस देन द लेटेस्ट एनर्जी, सो स्लाइटली सॉल्युबल। ये हमने किसके लिए लिखा है,
ये हमने लिखा है सॉल्युबिलिटी के लिए। ये है फॉर कंपाउंड टू बी सॉल्युबल। सॉल्युबल तब होगा पर यहाँ पे ऐसा नहीं होता, इसलिए ये पानी में डिसॉल्व नहीं होता। तो पानी में डिसॉल्व नहीं होता तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर dissolves in the organic solvent, in the organic solvents। तो ये कुछ इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। बाकी उसके बाद हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, और केमिकल प्रॉपर्टीज में ये कैसे रिएक्शन देते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में ये रिएक्शन देते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जो इन पे न्यूक्लियोफाइल लगा हुआ है उसका सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। सेकेंड रिएक्शन होगा एलिमिनेशन रिएक्शन, वो भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कंडीशंस पता होनी चाहिए, ये तो बेसिक रिएक्शन है केमिस्ट्री के दोनों। थर्ड रिएक्शन है जिसमें ये सर्टेन एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन विद, जिसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वगैरह आएगा, सर्टेन एक्टिव मेटल्स। तो ये 3 तरह के रिएक्शंस में इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। बाकी एडिशन इसमें हो नहीं सकता, रिएजेंट बेस्ड ये आयनिक रिएक्शन हो सकते हैं। तो सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब बच्चों को पता है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होते हैं। Yes, ma'am. Everybody is aware of the SN1 or SN2 or not? Yes, ma'am. Yes, ma'am. How many of you people are aware of this? Just raise your virtual hand. Four students have raised the hand. 7, 8, 9, 10, 11. 51 students में से 11 students know about this, कि what are the SN1 and the what are the SN2 reactions. वो भी चलिए, you can lower your hands. तो I am getting it कि कौन से बच्चों को पता है कैसे। चलो एनी हाउ, तो फिर मैं जल्दी जल्दी में बता देती हूँ कि क्या होते हैं ये। तो जो आपके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस वैसे तो 3 टाइप के होते हैं। उसमें जो इसको ना हम SN से लिखते हैं, S का मतलब सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब है न्यूक्लियोफाइल। तो दिस इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पहला होता है यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब यूनिमॉलिक्यूलर है, यूनि का मतलब 1 होता है, तो दिस इज SN1 रिएक्शन। आपकी मर्जी है, आप इसको सबस्क्रिप्ट भी डाल सकते हो, सुपरस्क्रिप्ट भी डाल सकते हो। कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इसको आपको सुपरस्क्रिप्ट डालना है या सबस्क्रिप्ट डालना है, बस समझ में आना चाहिए जब एग्जामिनर लिखता है। मतलब ऊपर नीचे कुछ भी हो, उसका कुछ अलग मीनिंग नहीं है। तो सेकंड है बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसे SN2 रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब दोनों रिएक्शंस को देख लेते हैं कि कैसे होते हैं। जो आपका SN1 रिएक्शन है, ये आपने आपके जो रिएक्शन के सर पे लिखा है ना, ये जब केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर आप पढ़ते हो तो उसमें ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी की बात करते हो, तो ये वो है, ठीक है। बट एक्चुअली में जो SN1 रिएक्शन होता है वो 2 स्टेप्स में होता है। तो दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द 2 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, स्टेप 1, जो स्टेप 1 होगा आपका रिएक्शन का, जो भी मैं रिएक्टेंट लूंगी, ऑब्वियसली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है तो जो भी रिएक्टेंट होगा वो आपका एल्काइल हैलाइड होगा, उसको हम बोलते हैं सबस्ट्रेट, ठीक है। सबस्ट्रेट क्या है, इसमें अपना एल्काइल हैलाइड है। और इसमें क्या होगा कि पहले स्टेप में ये CX बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। अब आपको लग रहा होगा कि ये बैठा बैठा कैसे ब्रेक हो जाएगा, वो मैं बताती हूँ क्यों ब्रेक होगा। CH3 ये प्लस फॉर्म हो जाएगा और X नेगेटिव। तो ये वाला जो स्टेप 1 है ना, ये स्लो स्टेप है, जो कि वैसे भी क्लियर ही है
क्योंकि जो ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड है उसकी एनर्जी चाहिए होगी, तो उसके पीछे कोई फोर्स होनी चाहिए। ये क्यों ब्रेक हो रहा है? तो जो स्टेप 2 होता है ना, स्टेप 2 होता है, तो उसमें क्या होता है, ये जो स्टेप 1 है इसमें एक रिएक्शन इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या फॉर्म हुआ। रिएक्शन इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ कार्बोकैटायन। तो जब आपके पास ये बना कार्बोकैटायन, उसके बाद दिस इज अ कार्बोकैटायन, कोई आपके पास नया न्यूक्लियोफाइल आया, और ये जो न्यूक्लियोफाइल है, अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल हुआ यहाँ पे, तो ये आपके पास यहाँ पे अटैच हो गया NU। और ये स्टेप जो है फास्ट रिएक्शन है। तो पहली तो एक्सप्लेनेशन इस बात से जानी चाहिए कि पहला स्टेप स्लो क्यों है, दूसरा स्टेप फास्ट क्यों है। पहला स्टेप स्लो इसलिए है क्योंकि उसमें क्लीवेज ऑफ बॉन्ड इज रिक्वायर्ड एंड द ब्रेकेज ऑफ द बॉन्ड हैज टू बी बाय द सम सप्लाई ऑफ द एनर्जी, और वो उसके लिए उसको टाइम लग रहा है। ठीक है। और दूसरा स्टेप तो सिर्फ एक आयनिक रिएक्शन है, और वो मैं हमेशा बार बार बोलती हूँ कि आयनिक रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल के कॉम्बिनेशन, ये सबसे फास्ट प्रोसेसेस होती हैं। जब भी आपको ये दिखे तो आपको जल्दी से ये रिएक्शन कर देना है। ठीक है। तो ये आपका सेकेंड रिएक्शन तो प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन है, फास्ट हो गया। अब फर्स्ट वाले स्टेप में जो आपका रिएक्टेंट था उसकी हाइब्रिडाइजेशन थी, देखो sp3। जब कार्बोकैटायन रिएक्शन इंटरमीडिएट बना तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp2, और इसको बोलते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। कोई भी बच्चा पेपर में जाके इसको ट्रांजिशन स्टेट नहीं बोलेगा। तो दिस इज अ रिएक्शन इंटरमीडिएट दैट इज फॉर्म्ड हियर। एंड वन मोर थिंग इज कि ये हुआ क्यों, बैठे बिठाए कैसे बॉन्ड टूट गया? बैठे बिठाए बॉन्ड नहीं टूटा है। कभी भी आप ऐसा नहीं समझ सकते हो कि एल्काइल हैलाइड में R और X में वीक बॉन्ड था तो टूट गया। हुआ क्या होगा, देखो, अब आप अपनी कार्बन के साथ 4 ग्रुप बैठे हैं, ठीक है। अगर आपके पास जो न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है उससे कोई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आता है, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जब आएगा तो ये सब्स्टिट्यूट होगा। जैसे एक बेंच पे 4 स्टूडेंट बैठे हैं, 4 की स्पेस है, बट क्या होता है ना कि अगर कोई ज्यादा डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी आती है तो जो एक बच्चा है वहां से उठ के जा सकता है ना। अगर कोई आपसे वीक आता है तो आप नहीं उठोगे वहां से, मैम बोलेगी तो उठना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर इससे कोई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आता है तो वो जब इसके साथ बॉन्ड बनाएगा कार्बन की जगह पे, तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो उससे ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी जितनी एनर्जी से इसको तोड़ने में चाहिए। तो यही तो बिजनेस है, सारे टाइम यही तो करते हैं हम लोग, है ना। पहले हमारे पास कम प्रॉफिट हो रहा था, हमने कुछ और इन्वेस्ट किया। अब आप बोलोगे कि क्यों, हमें तो पैसा नहीं था लगाना चाहिए, क्यों लगाया? इसलिए लगाया कि जितना हम लगाएंगे उससे ज्यादा आएगा, है ना, प्रॉफिट होगा। तो बस केमिस्ट्री भी ऐसे ही चलती है। जितनी एनर्जी चाहिए बॉन्ड तोड़ने के लिए, अगर उससे ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई, पानी में ये क्यों नहीं घुला? क्योंकि पानी में उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज नहीं हो रही थी, ठीक है ना। इसमें अगर उससे ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, मतलब एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वीक न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करता है। दुनिया का कोई भी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन ऐसे नहीं बोल सकते कि कोई भी नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज आ गई तो X चला जाएगा। ठीक है, मैं कहूँ H नेगेटिव इसको सब्स्टिट्यूट करे, H नेगेटिव कैसे कर सकता है बताओ? H नेगेटिव क्या X नेगेटिव से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है? नहीं। तो जिससे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा दैट कैन ओनली सब्स्टिट्यूट, और वो C और न्यूक्लियोफाइल का ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा। ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा तो एनर्जी रिलीज CX की एनर्जी रिक्वायर्ड की नीड से ज्यादा होगी, इसलिए ये रिएक्शन होता है। अब जब इस रिएक्शन को ग्राफिकली स्टडी किया गया तो दिस पर्टिकुलर साइड इज कॉल्ड एज द योर एनर्जी, एंड दिस पर्टिकुलर साइड इज कॉल्ड एज अ प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन लिखा है मैंने, कई किताबों में रिएक्शन कोऑर्डिनेट भी लिखा होता है, कुछ भी, मतलब रिएक्शन की प्रोग्रेस का पैरामीटर K से चेक कर लो, किसी भी तरीके से चेक कर लो। तो ये आपके पास कुछ इस तरह का ग्राफ आता है, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे जो यहाँ पे तो हो गए आपके रिएक्टेंट, ये हो गई एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ये आपके पास हो गई एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट थोड़े कम एनर्जी के लेने हैं, ज्यादा स्टेबल है। और यहाँ पे होता है कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन जिसके साथ आपके पास आता है न्यूक्लियोफाइल, और ये होती है एक्टिवेशन एनर्जी EA1 और ये है EA2, ठीक है। तो इस तरह से है, ये 2 स्टेप हैं, तो इसलिए कर्व में दो, इसमें 2 कर्व्स हैं। तो ये हो गया, और यहाँ ये हो गया आपका इंटरमीडिएट।
तो जब इस रिएक्शन का रेट लिखा गया, रेट का मतलब है यहाँ पे स्पीड, या जिसको वेलोसिटी बोलते हो या जिसको स्पीड बोलते हो, तो रेट ऑफ द रिएक्शन एक्चुअली में क्या होता है ना, रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या होता है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये तो हम कहीं पर पढ़ चुके हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन में भी पढ़ चुके हैं। अगर केमिकल काइनेटिक्स हमने नहीं भी किया तो अब तो आपने सारा 12th कर ही लिया होगा, है ना। तो रेट ऑफ द रिएक्शन या वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन क्या होती है, सबसे पहले तो जो स्लो स्टेप होता है ना, वो होता है रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। ये तो सब बच्चों को पता है ना। यस मैम। तो ये रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है। तो ये जो आपका रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है, स्लो स्टेप, इसमें एक ही रिएक्टेंट है तो रेट या वेलोसिटी एक ही रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है, यानी कि एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी। इसीलिए जब SN लिखा गया था ना, तो इसके सर पे या पैर पे 1 लिखा जाता है कि ये रिएक्शन क्या है, यूनिमॉलिक्यूलर है। यूनिमॉलिक्यूलर है मतलब एक पे डिपेंड करता है। अब कई बच्चे मेरे से ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर भी 1 ही है। केमिकल काइनेटिक्स में आप लोगों ने बेटा ये सीखा होगा कि कुछ एलिमेंट्री रिएक्शंस होते हैं, और एलिमेंट्री रिएक्शंस वो होते हैं, क्या होते हैं बच्चा, जिसमें एक ही रिएक्टेंट होता है। तो अगर एक ही रिएक्टेंट है तो ऑब्वियसली तो फिर इसका ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी में डिफरेंस थोड़ा ना होगा। जिसमें बाय मॉलिक्यूलर ट्राई मॉलिक्यूलर होगा उसमें तो हो सकता है कि ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी बराबर आए या ना आए। तो SN1 रिएक्शन क्या है, आपके यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस हैं, और उनको ऑर्डर भी इसका 1 ही है। ठीक है। अब इसमें काफी सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे एक तो पूछा जा सकता है इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या चेंज है। तो ये था 3D मॉलिक्यूल, और ये जो sp2 आ गया, ये 2D आ गया, मतलब ये आ गई प्लेनर स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री की। ठीक है, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसी होती है। अब स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होती है वो आपको थोड़ा सा बताया था मैंने, पहले भी बताया हुआ है इस बैच में। स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होती है कि मतलब जिस तरह का ग्रुप पहले प्रेजेंट था उसके सेम साइड पे आएगा, वही साइड पे आएगा, या और साइड पे, मतलब जहां से कोई बच्चा उठा है वहां पे आएगा, या वो इतना डोमिनेटिंग है कि पूरे बेंच पे कहीं पे भी बैठ सकता है। तो अगर मैं पहले आपके रिएक्टेंट को लूं तो मान लो मैंने यहाँ पे Br लगा दिया। अब मैं टेट्राहेड्रल ले रही हूँ, यहाँ पे मेरे पास H लगा हुआ था, एक मेरे पास CH3 लगा हुआ था, एक मेरे पास PH लगा हुआ था। अब इस पे मैंने न्यूक्लियो SN1 रिएक्शन किया। अब SN1 रिएक्शन से जो स्टेप 1 है उसमें फॉर्म हुआ कार्बोन, मैं एक ही साथ प्रोडक्ट लिख रही हूँ। अब 1 2 तुम्हें सब पता ही है। ठीक है, तो अगर मेरे पास कोई न्यूक्लियोफाइल आया SN1 से, तो बेटा अब ये बनता है प्लेनर। तो जब ये प्लेनर बनेगा तो फिर थोड़ा ना इसकी कोई ज्योमेट्री होगी, तो 2D है। ठीक है ना। तो मान लो एक साइड है तुम्हारा PH, एक साइड है CH3 और एक साइड है H। ये तो प्लेनर है, किसी को भी घुमा के किधर कर दो। तो प्लेनर में जो आपका न्यूक्लियोफाइल है ना, वो टॉप और बॉटम बैक दोनों अटैक दे सकता है। हो सकता है ये ऐसे आए, ठीक है, ये हो गया टॉप अटैक। हो सकता है ये ऐसे आए, ठीक है ना। प्लेनर में तो हाथ में है ना, ऐसे ऊपर नीचे आ सकता है, इसमें कुछ स्टेरिक हिंड्रेंस वाला तो पॉइंट ही नहीं है। समझ रहे हो ना, ये तो मतलब आपका कंपाउंड 2D है, बाकी ऊपर नीचे तो सब खाली है ना। इसको कैसे भी पकड़ लो भाई, ऐसे ले लो तो आगे पीछे ले लो, जैसे आपका दिल करता है। तो इसमें टॉप बैक दोनों अटैक पॉसिबल है। तो जो आपका प्रोडक्ट फॉर्म होता है ना, तो प्रोडक्ट ये भी फॉर्म हो जाता है PH, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल लग जाएगा जहां पे पहले था, या देयर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट, जिसमें क्या हुआ कि जो आपका एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोफाइल था उससे बैक में चला गया। ठीक है, और ये H जो है अप आ गया, और ये CH3 आ गया। तो जहां पे सेम प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है ना, उसे बोलते हैं रिटेंशन ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन, और जहां पे अपोजिट आया उसे बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे रिटेंशन भी हो रहा है, इन्वर्जन भी हो रहा है, तो इसको बोलते हैं रेसिमाइजेशन। क्या बोलते हैं, रेसिमाइजेशन। अब ये आपका कंपाउंड क्या था, ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड था, पता है ना आपको, ऑप्टिकली एक्टिव है क्योंकि कायरल है। ठीक है, और द 4 ग्रुप्स डिफरेंट हैं, तो ये क्या है आपका ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, कायरल है। अब देखो, अब क्या रेसिमाइजेशन से लॉस ऑफ ऑप्टिकली एक्टिविटी होगा। देखो, रेसिमाइजेशन वर्ड का मीनिंग तो यही है कि इसमें लॉस ऑफ द ऑप्टिकल एक्टिविटी होता है, मतलब आपका कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म हो जाएगा, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता। रेसिमाइजेशन होता है बट नॉट 100%। और ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत बहुत बार पूछा गया है ये, कि क्या इसमें लॉस ऑफ द ऑप्टिकल एक्टिविटी होता है। नो 100% लॉस ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी डिक्रीजेस बट नॉट 0,
है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि ऑप्टिकली इनएक्टिव आ गया, लॉस ऑफ द ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होता। वो कब होगा, अगर कोई एक ज्यादा बनेगा दूसरे से, या तो इन्वर्जन वाला ज्यादा बनेगा, या ये क्या है, ये है रिटेंशन, या तो रिटेंशन वाला ज्यादा बनेगा या इन्वर्जन वाला ज्यादा बनेगा। अब आप मेरे से पूछना चाहोगे कि मैडम कौन सा ज्यादा बनेगा, कौन सा ज्यादा बनेगा, वो क्वेश्चन में आपके ग्रुप पे डिपेंड करता है। नाउ लेट अस सपोज कि ये जिस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, जैसे मैंने न्यूक्लियोफाइल लगाया, अब न्यूक्लियोफाइल मेरे पास बैक में है, इसमें स्टेरिक फैक्टर भी काम करेगा। अगर न्यूक्लियोफाइल मेरा बैक में है तो वो कहेगा सबसे बड़ा ग्रुप है जो वो फ्रंट में होना चाहिए, है ना, उस फैक्टर पे भी डिपेंड करेगा। और ये इस फैक्टर पे भी डिपेंड करेगा कि जो आपका न्यूक्लियोफाइल है उसके सेम प्लेन में कोई ऐसा ग्रुप हो जिसके साथ वो मीजोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस शो करे। तो काफी सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। बट ये जब क्वेश्चन पूछा गया था ना, तो बस ऐसे ही पूछा गया था कि एज अ रिजल्ट ऑफ द SN1 रिएक्शन देयर इज अ रेसिमाइजेशन, मतलब ऑप्शन 4 दिए हुए थे उसमें से टिक मारना था। देयर इज अ रेसिमाइजेशन बट स्टिल देयर इज अ नॉट 100% लॉस ऑफ द ऑप्टिकल एक्टिविटी, मींस द इन्वर्जन प्रोडक्ट इज अ मेजर और द दैट प्रोडक्ट इज अ मेजर। तो वो मैं बार बार बोल रही हूँ कि मैं रट्टा नहीं मरवा सकती हूँ कि इन्वर्जन ही हमेशा मैक्सिमम होता है। कई कई ऑप्शंस में लिखा होता है इन्वर्जन मैक्सिमम है, बट डेफिनेटली जहां पे आपके पास स्टेरिक हिंड्रेंस भी मैटर करेगी, यहाँ पे एम बॉन्डिंग प्लस एम माइनस एम भी मैटर करेंगे। तो आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि रेसिमाइजेशन होता है बट 100% नहीं होता। ठीक है, तो ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। हाइब्रिडाइजेशन कैसी होती है उसकी, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और इसका क्वेश्चन के इस SN1 रिएक्शन के पीछे बेसिक क्या है, SN1 रिएक्शन के पीछे जो बेसिक होगा वो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन होगा, है ना। तो आपको सारे रीअरेंजमेंट भी करने आने चाहिए इस स्टेज पे, 1 to हाइड्राइल स्ट्रीप 1 to मिथाइल, मतलब जो भी वॉट एवर जो आप कर सकते हो, क्या होता होगा रिएक्शन में, ये कार्बोकैटायन बना पर प्रोडक्ट तो हमारा वो नहीं आया था क्योंकि इससे यहाँ से ये शिफ्ट हो गया, तो एनीथिंग मतलब वो सब आना चाहिए। क्योंकि मैं ये बोलती हूँ जब मैं SN1 पढ़ाती हूँ कि जब आप कार्बोकैटायन का नाम भी ले रहे हो ना तो SN1 है। मतलब अगर आपको कार्बोकैटायन स्टेबल दिख गया ना तो वो SN1 है। तो कार्बोकैटायन को जितने तरीकों से स्टेबल कर सकते हो, एम से करते हो, HC से करते हो, आई से करते हो, वो सारे क्या बोलते हैं उसे, सारे जो आपके पास औजार हैं, सारे जो वेपन्स हैं, ऑल यू हैव टू यूज। ओके, तो अब फटाफट से कर लेते हैं एक ही स्लाइड में कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द SN1 रिएक्शन। मैं एक ही स्लाइड पे कर दूंगी फटाफट से। अफेक्टिंग द SN1 रिएक्शन, SN1 को कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं वो अफेक्ट करते हैं। तो जो पहला फैक्टर SN1 को अफेक्ट करता है वो है नेचर ऑफ द सबस्ट्रेट। नेचर ऑफ द सबस्ट्रेट, अब नेचर ऑफ द सबस्ट्रेट से कैसे जाएगा क्वेश्चन, देखो बेटा, अगर आपका एल्काइल हैलाइड टर्शरी वाला है, मतलब 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, तो 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड 3 डिग्री कार्बोकैटायन देगा। फिर 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड आ गया, फिर 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड आ गया, और फिर 0 डिग्री एल्काइल हैलाइड आ गया। तो 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड ये है ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायन फॉर्म, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन फॉर्म। कार्बोकैटायन जो फॉर्म होता है उसकी स्टेबिलिटी के बेस पे हम इसे कर सकते हैं कि कैसे आपके पास प्रोडक्ट बनेगा। सेकंड है नेचर ऑफ द न्यूक्लियोफाइल। कौन सा न्यूक्लियोफाइल ज्यादा रिएक्ट करेगा बताओ मुझे, कैसा न्यूक्लियोफाइल होगा जब रिएक्शन का रेट फास्ट होगा। मैम वो न्यूक्लियोफाइल की नेचर से इंडिपेंडेंट होता है मैम SN1 रिएक्शन। वेरी गुड। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आता ही नहीं है, तो ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जामिनर के पास आप लोगों से प्ले करने के लिए। OH नेगेटिव लगा दिया, इसमें NB नेगेटिव डोनर है। NB नेगेटिव डोनर समझते हो ना, नॉन बॉन्डिंग भी है, नेगेटिव भी है। एक CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव लगा दिया ताकि बच्चे को लगे कि यहाँ पे तो डीलोकलाइजेशन हो रही है। एक वाटर लगा दिया और एक अमोनिया लगा दिया। तो अपना दिमाग तुम लगाओगे कि ये NB नेगेटिव है और नाइट्रोजन डोनर है, ये NB है, NB है और ऑक्सीजन डोनर है। ये दोनों में NB नेगेटिव है पर एक में डीलोकलाइजेशन है। तो पेपर में जो नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल है, रेट सबके लिए सेम होगा। अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो ये सबके लिए रेट सेम होगा। कि आप देखो ना, जब कार्बोकैटायन स्टेबल बन गया तो आप उसके साथ, और रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में तो ये आता ही नहीं है, 3 and 4। ठीक है, तो ये ऐसे लिखने के लिए नहीं मैंने लिखा कि ये सिर्फ न्यूक्लियोफाइल उस पर डिपेंड करता है सबस्ट्रेट पे। तो पेपर में ये याद भी रखना, और ये चीज आपको हमेशा काम आएगी। आपके पास पड़ा होगा NO2 भी,
सॉल्वेंट में भी कुछ पड़ा होगा या कुछ सॉल्ट में भी पड़ा होगा, तो ये दोनों तरफ से प्रोडक्ट देने की टेंडेंसी रखता है, क्योंकि इसका तो कार्बोकेटाइन से लेना देना है। कार्बोकेटाइन स्टेबल बन गया, प्लस और माइनस की इंट्रैक्शन तो हो ही जानी है, ठीक है। तो नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल उससे आएगा इंडिपेंडेंट। थर्ड आ गया नेचर ऑफ द लीविंग ग्रुप। ये दोनों में सेम आएगा, SN1 और SN2 में। नेचर ऑफ द लिविंग ग्रुप में I नेगेटिव सबसे पहले जाएगा, देन Br नेगेटिव, देन Cl नेगेटिव एंड देन F नेगेटिव। जिन लोगों ने शुरू से GOC मेरे पास पढ़ा है उनको मैंने बहुत बार बताया होगा कि इसमें लो लाइंग सिग्मा स्टार होता है। लो लाइंग सिग्मा स्टार होने के कारण इसके एंटी बॉन्डिंग में जब इलेक्ट्रॉन जाता है तो बॉन्ड जल्दी टूट जाता है, ठीक है ना। एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी कम होनी चाहिए ना, और बॉन्डिंग में हाई होनी चाहिए, तो उसी के हिसाब से आप इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, लिविंग ग्रुप ये डिसाइड करते हो। तो जिसको जैसे आता है इट्स ओके। CI का बॉन्ड वीक होता है, CF का स्ट्रॉन्ग होता है, ऐसे भी बढ़ सकते हो, ठीक है। फोर्थ है आपके पास नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। मैम Lg क्या है? Lg का मतलब होता है लीविंग ग्रुप, ठीक है। नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट से कैसे जाएगा, आप ये देखो ना कि आपका रिएक्शन जैसे जिस मेथड से प्रोसीड हो रहा है ना बेटा, वो आयनिक मैकेनिज्म दे रहा है, मतलब उसमें कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा है। तो अगर उस रिएक्शन में कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा है तो आपके पास रिएक्टेंट तो था कम पोलर, रिएक्टेंट में तो पार्शियल चार्जेस थे, मतलब तुम ऐसे लगा रहे थे। और जब आपके पास कार्बो, चलो मैं यही लिख देती हूँ, जब RX था ये तो ऐसे था, पार्शियल चार्जेस थे, और जब ये कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हुआ तो ये तो कंप्लीटली पोलर है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कि इंटरमीडिएट इज मोर पोलर। इंटरमीडिएट is more polar than what? Intermediate is more polar than your reactant. So polar ionic solvents stabilize the intermediates and increases the rate of reaction. Stabilizes the intermediate and increases the rate of reaction, ठीक है। तो पोलर जो है वो मतलब पोलर सॉल्वेंट जो है वो फेवर करेंगे, और इस रिएक्शन में ना ये भी बात मैटर करती है कि कोई कितना पोलर है, उससे भी रिएक्शन की स्पीड बढ़ाई जा सकती है, चाहे वो उसमें नहीं आता है रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में, बट फर्स्ट स्टेप को बनने में हेल्प करता है सॉल्वेंट, ठीक है। तो आपके पास पोलर वाले जो हैं वो ज्यादा सपोर्ट करेंगे, तो इसको लिख सकते हैं कि पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। एसीटोन को ना नॉन पोलर में गिनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें एसीटोन लिखा होता है, या लेस पोलर में गिनते हैं, उसका जो K वैल्यू होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू होता है बहुत कम होता है, इसलिए SN1 रिएक्शन लीस्ट होता है एसीटोन में, सबसे ज्यादा होता है SN2 में। फिफ्थ पॉइंट है आपका आयनिक सॉल्ट्स। आयनिक सॉल्ट्स भी हमेशा प्रमोट करते हैं SN1 रिएक्शन को, ठीक है। बाकी एक पॉइंट मैं ये भी बता देती हूँ कि जो आपका नॉन न्यूक्लियोफिलिक सॉल्वेंट लेने का ट्राई करना है। नॉन न्यूक्लियोफिलिक सॉल्वेंट क्यों लेते हैं हम, अगर आपके सॉल्वेंट में भी न्यूक्लियोफाइल होगा ना, आपने कई बार देखा होगा जब हम नीट का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, कई बार रिएक्शन में कोई न्यूक्लियोफाइल नहीं होता, कार्बोकेटाइन फॉर्म हुआ, हम फटाफट से पानी से भी रिएक्शन कर देते हैं, कहते हैं पानी तो है ना, क्यों, क्योंकि जो आपका सॉल्वेंट है अगर वो भी न्यूक्लियोफाइल है तो उसकी भी इक्वल टेंडेंसी है रिएक्ट करने की, क्योंकि ये डिपेंड तो करता ही नहीं है कि हमने जो न्यूक्लियोफाइल क्वेश्चन करवाने के लिए डाला उससे स्पीड से करेगा और पानी से नहीं करेगा। तो इक्वल हमेशा जब भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा तो मैं यही बोलूंगी पानी तो है ना, इससे रिएक्शन कर लो, क्योंकि जो आपका सॉल्वेंट है उसके वो भी एक न्यूक्लियोफाइल अगर है तो वो भी रिएक्शन कर देगा। तो मैंने नॉन न्यूक्लियोफिलिक क्यों लिखा है कि मान लो तुमने एक नया न्यूक्लियोफाइल डाला, तुम उससे रिएक्शन करना चाहते हो, तो उसकी तो फिर यील्ड कम आएगी ना, क्योंकि आपका जो सॉल्वेंट है वो भी न्यूक्लियोफिलिक चला गया वहां पे। तो अगर आपको डिजायर्ड यील्ड चाहिए तो जो सॉल्वेंट है उसका कोवलेंट ले लो, ठीक है ना। अब कोवलेंट लेंगे तो रेट भी कम होगा, तो इसलिए मिक्सचर सा चलता है इसमें। मैंने नॉन न्यूक्लियोफिलिक सॉल्वेंट इसलिए लिख दिया, मुझे ऐसे लिख देना चाहिए, जो न्यूक्लियोफिलिक सॉल्वेंट है also form product with the carbocation, ठीक है। तो मेजर प्रोडक्ट माइनर प्रोडक्ट की सिचुएशन बन जाती है।
तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है जब आप SN1 SN2 पढ़ते हैं। अभी तो SN1 पढ़ाया, SN2 नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। नेक्स्ट क्लास में 5 या 7 मिनट में SN2 बता दूंगी, क्योंकि SN1 के बाद SN2 पे टाइम नहीं लगता है, और फिर फटाफट से इसके जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं वो कर देंगे। क्लियर है बेटा? यस मैम। यस मैम। चलो एक इसका क्वेश्चन सॉल्व करो तुम लोग, टाइम बहुत कम बचा है हमारे पास। प्रोडक्टिव बना के बताना है मुझे। आई एम नॉट गिविंग यू द ऑप्शन, नीदर आई एम क्रिएटिंग द पोल, बस मुझे आंसर बताना है। Yes, what is the answer of the first one? क्या होगा फर्स्ट रिएक्शन में? मैम मार्कोनिकॉव रूल। यस MR। जब भी आपके पास कभी बेंजीन के साथ कुछ हाइड्रोकार्बन पार्ट आ रहा है और कुछ आपके पास ऐसा आयनिक रिएजेंट आ रहा है, तो आप ध्यान रखना, ऐसा मत करना कि इसको छोड़ के तुम इसको रिएक्ट करने लग जाओ। बेंजीन एरोमेटिक न्यूक्लियस क्वाइट स्टेबल है, उससे पहले आपका हाइड्रोकार्बन पार्ट रिएक्ट होगा, और ये तो फिर आपका एक इसका डेकोरेशन ही किया हुआ है, बाकी MR किसको नहीं लगाना आता। ये BR है और ये H है, तो नेगेटिव कहाँ पे जाएगा? जहाँ पे कम हाइड्रोजन है। तो जब हम इसको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करेंगे, इसको हटा देते हैं डबल बॉन्ड को,
डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा तो यहाँ पे एक लग जाएगा तुम्हारा Br और यहाँ पे लग जाएगा तुम्हारा H। अगला क्वेश्चन एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है। यस मैम। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है तो इसमें भी डबल बॉन्ड को खत्म कर देते हैं। तो अब की CS बार क्या होगा यहाँ, सॉरी, अब की बार यहाँ पे CH2 के साथ लग जाएगा Br और यहाँ पे लग जाएगा H। वेरी इजी। Yes, यस मैम। चलिए, दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में इसको क्वेश्चंस के साथ करेंगे, तब इसका बेनिफिट है। ठीक है बेटा।